डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर, आज लेक्चर 4 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर के अपेंडिक्स लिटरेरी टर्म्स की। स्टूडेंट्स, जब हमने पोएम को पढ़ा तो कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आए, कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आई जो पोएम की अपनी जो थीम थी से अलग कुछ नए वर्ड्स के रूप में थी, जैसे राउंड टेबल और नाइट और आइडल, ऑप्टिमिज्म, पियरेज, पियर, विक्टोरियन एज जैसे वर्ड्स हमारे सामने आए। फिर हमने स्टडी किया एनालिसिस ऑफ द पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर को। जब हमने एनालिसिस पढ़ा तो हमने जब अबाउट द पोएट पढ़ा तो जाना कि ये पोएट विक्टोरियन एज के पोएट हैं। अब सवाल ये था कि विक्टोरियन एज क्या होता है। फिर जब हमने अबाउट द पोएम स्टडी किया तो हमें पता चला कि यह पोएम अपने आप में बैलेड है। तो बैलेड क्या होता है, आइडियल क्या होता है, इमेजरी क्या यूज़ की गई है इसके अंदर, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है, ये सब हमने लिटरेरी एनालिसिस में इन वर्ड्स को फेस किया। और जो आपकी पोएम थी, जो उसकी थीम थी, जो उसका डिस्क्रिप्शन था किंग आर्थर को लेकर बेडिवियर के द्वारा किया गया, स्टूडेंट्स जो कि पोएट के शब्दों में था, अब हम उसको जानने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके सामने पहली बार डेवलप किया गया है, पहली बार डिलीवर किया गया है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल अटेंशन के साथ आप इसे कई बार सुनेंगे। जो पोएम है उसकी थीम, उसकी सारा पैराफ्रेज आपने समझ लिया है। अब बिल्कुल इजीली समझेंगे कि उसके अंदर जो लिटरेरी टर्म्स आई हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स आए हैं, उनका क्या मीनिंग है। स्टूडेंट्स, यह है अपेंडिक्स लिटरेरी टर्म्स। अपेंडिक्स का मतलब होता है एडिशनल पार्ट जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज़ करे। आइए यहाँ पर समझते हैं कि ये कौन कौन सी टर्म्स हैं और उनके क्या मीनिंग हैं। स्टूडेंट्स, मैं हूँ एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, अपने लिटरेचर को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी ग्रामेटिकल और राइटिंग सेक्शन को अच्छा करने के लिए देखते रहिए और अटेंड करते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, अपने सिलेबस को पूरा करने में जो भी लेक्चर्स आपके पास आएँ सबसे पहले आएँ, इसके लिए आप हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर लेक्चर समझ में आए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहली टर्म, द विक्टोरियन एज। स्टूडेंट्स, ये विक्टोरियन एज एक ऐसा युग था, जैसे कि आपने हिंदी पद में पढ़ा होगा, शुक्ल युग वगैरह। इसी तरह से ये विक्टोरियन एज है अ पीरियड इन ब्रिटिश हिस्ट्री ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन द 19th सेंचुरी। मीन्स ये पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन उस समय के पोएट हैं जब क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल चल रहा था 19वीं शताब्दी में। तो इसलिए इनको विक्टोरियन एज का पोएट कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझ लेते हैं पियर। ये पियर क्या होता है? ये एक ऐसा पर्सन होता है हु इज़ ऑफ इक्वल स्टैंडिंग विद अनदर इन अ ग्रुप। मान लीजिए कि कोई एक ग्रुप है जिसके अंदर कई सारे राजा हैं और कई सारे राज्यों के राजा और उनके शासक एक साथ मिलकर रहते हैं, तो वह पियर कहलाता है। पियरेज क्या होता है? द पियर्स ऑफ अ किंगडम कंसिडर्ड एज ग्रुप, बैरोनेज, अरिस्टोक्रेसी, नोबिलिटी। मतलब कहने का यह है कि मान लीजिए एक जो सम्राट हैं और सम्राट अपने नीचे बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं, सामंतों को साथ लेकर के चलते हैं और ये सारे लोग देश की व्यवस्था में राजा के साथ एक साथ बैठकर कार्य करते हैं, राजा के साथ उस देश के शासन को अलग अलग पार्ट्स में संभालते हैं। तो ये राजा के पियर्स कहते हैं, इनको पियर्स कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अ पर्सन हु इज़ ऑफ इक्वल स्टैंडिंग विद अनदर इन अ ग्रुप। मीन्स एक ऐसा ग्रुप जो कि शासक लेवल के लोग होते हैं, एक साथ रहें, वो पियर्स हैं। और जो वह व्यवस्था है वो पियरेज है। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा सामंत, भारत के अंदर सामंत लोग थे, तो ऊपर राजा और नीचे के छोटे क्षेत्रों को सामंत देखते थे। तो राजाओं के नीचे वो सारे सामंत, एक तरह से अगर भारत के थ्रू कोई उदाहरण दें तो वो पियरेज होगा।
स्टूडेंट्स, विक्टोरियन एज जिसमें एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने द पासिंग ऑफ आर्थर पोएम लिखी, उसके अंदर ऑप्टिमिज्म उसकी मुख्य विशेषता थी। अर्थात उसके अंदर जब भी आप किसी पोएम की स्टडी करते थे तो उसके अंदर आपको एक विश्वास, एक मजबूती, एक मॉरल, एक शिक्षा कहीं ना कहीं छिपी हुई होती थी। आपने द पासिंग ऑफ आर्थर पोएम पढ़ी तो स्टूडेंट्स, उसमें राजा आर्थर नाइट बेडिवियर को समझाते हुए कहते हैं कि पुराने नियम बदल जाते हैं और नए नियम उनकी जगह आ जाते हैं, और यदि तुम मेरा चेहरा ना देख सको तो मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये एक आशावाद है, यानी बुरे समय में भी हम एक अच्छी बात को सोचकर चल रहे हैं, ये ऑप्टिमिज्म है। स्टूडेंट्स, ऑप्टिमिज्म का ऑपोजिट होता है पैसिमिज्म। स्टूडेंट्स, ये जो पैसिमिज्म है, ये पैसिमिज्म जैसे कि आपने पीबी शैली की पोएम में पढ़ा था कि अब मुझे जवानी कभी नहीं मिलेगी, अब मुझे सफलता कभी नहीं मिलेगी, नेवर मोर ओह नेवर मोर, ये लाइन थी उसकी पहले स्टैंजा की अंतिम, और फिर एक बार रिपीट की गई थी रेफरेंस के तौर पर लास्ट स्टैंजा में। तो ये है पैसिमिज्म। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि ऑप्टिमिज्म क्यों है। तो जब आप इसकी पोएटिक ब्यूटी लिखते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद, तो आप लिखते हैं कि दिस पोएम इज़ फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, मतलब ये आपको आशा देती है। स्टूडेंट्स, आइडल क्या होता है? जैसा कि हमने कहा था कि ये ए.एल. टेनिसन के द्वारा लिखी गई आइडल्स ऑफ द किंग का जो 12 पोएम्स का एक कलेक्शन है कि अंतिम पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, और उसका एक छोटा रूप आपको यहाँ क्लास 12 में दिया गया है। अब आइडल क्या होती है देखते हैं। आइडल म्यूजिकल कंपोजिशन होती है, एक ऐसी रचना होती है जिसमें जो कि संगीतमय होती है, दैट इवोक्स पैस्टोरल हर्ट्समैन इंडिकेटिंग रूरल लाइफ, और यह ऐसी छंद रचना होती है जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो कृषि क्षेत्र के लोग हैं, पैस्टोरल मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हर्ट्समैन गवाले हैं, उनकी लाइफ को वर्णन करती है। तो स्टूडेंट्स, उसको आइडल कहते हैं। बैलेड एक ऐसी विधा है पोएम की, अ जेनरे ऑफ द पोएम, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ये एक लंबी वर्णनात्मक पोएम होती है। जब आप फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर की स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमने पहले पढ़ा दी है ताकि आपको ये बातें समझ में अब आ जाएं, इसीलिए इसको लास्ट में पढ़ाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, बैलेड के अंदर किसी भी व्यक्ति के हीरोइक वर्क्स को और या उसके शिवेलरिक रोमांटिक वर्क को इस तरह से वर्णन किया जाता है जिसके अंदर शिक्षा छिपी होती है, जो कि एक अपर लेवल का एक्शन होता है। यह a genre of the poem means a style of the poem that is a long narrative poem in form written on exalted manner। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है यह एक ऐसे exalted manner पर, यह बड़े विषय पर लिखी हुई होती है, of moral और intellectual value, और ये कुछ हमें शिक्षा और मानसिक उत्थान देने वाली होती है। उस पोएम को बैलेड कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस पोएम के अंदर जो विषय वस्तु होती है वो बहुत ही उत्कृष्ट और बड़े लेवल की होती है। ये किसी छोटे व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन, ये किसी छोटे व्यक्ति का नरेशन नहीं होता। और जो ये पासिंग ऑफ आर्थर है, जैसे ही आपका स्टैंजा शुरू हुआ था, इस पोएम के अंदर सर बेडिवियर जो नाइट हैं वो ये बता रहे होते हैं कि राजा आर्थर ने विदाई के समय जब वे एक टापू पर जा रहे थे अपनी तीनों रानियों के साथ, तो क्या शिक्षा दी, क्या उन्होंने बताया। तो ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो इसको हम बैलेड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस पोएम के अंदर अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आपने सिमिली, मेटाफर वगैरह सुना होगा, लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक नई पोएटिक डिवाइस है, इमेजरी। स्टूडेंट्स, इमेजरी इमेज से बनी है, ये डिराइव्ड इज फ्रॉम इमेज। इमेज का मतलब है द पिक्चर मेकिंग, द एबिलिटी टू फॉर्म मेंटल इमेजेस, यानी जब आप किसी लेख को पढ़ते हैं और लेख को पढ़ने से वो कहानी का जो सारा सार है, वो जो दृश्य है वो आँखों के सामने आ जाते हैं, और थिंग्स इवेंट्स जो कि आपके पिक्चर आपके माइंड में बनाते हैं। तो आपने सुना कि राजा बेडिवियर नदी के किनारे पर खड़े हुए हैं, राजा आर्थर नदी में बार्ज के अंदर अपनी 3 रानियों के साथ बैठे हुए हैं, वे घायल हैं
और किंग बेडिवियर को अपने लॉयल नाइट बेडिवियर को समझाते हुए कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक इमेज क्रिएट होती है कि कहाँ पानी है, जो बेडिवियर हैं कहाँ खड़े हुए हैं और राजा कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसको इमेजरी कहते हैं। तो इस पोएम के अंदर पोएटिक ब्यूटी में आप बड़ी बुलंदी के साथ, बड़ी मजबूती और कॉन्फिडेंस के साथ लिखेंगे, इमेजरी इज़ यूज्ड ब्यूटीफुली इन दिस पोएम। स्टूडेंट्स, इसमें पोएम में कहा गया था कि राजा आर्थर अपने लॉयल नाइट बेडिवियर को समझाते हुए कहते हैं कि पुराने नियम बदल जाते हैं, और वह पुराने नियम जो बात की गई थी वो राउंड टेबल को लेकर बात की गई थी। राउंड टेबल का मतलब है कि राजा बेडिवियर अपने पीयर्स के साथ बैठ कर के एक टेबल पर जो कि उनकी पोस्ट के इक्वल लोग थे, अर्थात जो कि शासन करने वाले थे, उनके साथ बैठकर डिस्कस किया करते थे, इसलिए उसको राउंड टेबल सिस्टम कहा जाता है। अ मीटिंग ऑफ पीयर्स फॉर डिस्कशन एंड एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ अराउंड द टेबल, around the round table you can say, and in other words it's a round table conference which started in the year 1155, it means in 12th century। स्टूडेंट्स, ये राउंड टेबल सिस्टम जो कि पहली बार लिटरेचर में सुनने में आया, ये 12वीं शताब्दी में आया, यानी 1155 से ये शुरुआत हुई। और ये राउंड टेबल सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर राजा अपने सामंतों के साथ बैठकर गोल टेबल के चारों तरफ अपने गोल टेबल के चारों तरफ बैठ कर के डिस्कस किया करते थे। ठीक है, ये लोग हुआ करते थे विद पीयर्स हु वर इक्वल इन रैंक, जो कि शासन में बराबर रैंक के हुआ करते थे। मान लीजिए किंग आर्थर अपने सामंतों के साथ, जो कि अलग अलग क्षेत्र को प्रशासक के तौर पर देखते थे, उनके साथ बैठ कर के उस देश को चलाने की व्यवस्था करते थे, तो ये राउंड टेबल होता था। अब स्टूडेंट्स, बात आती है नाइट की। आमतौर से स्टूडेंट्स KNIGHT इस वर्ड नाइट को सिपाही समझते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि अकबर के ज़माने में राजा मानसिंह आपने सुना होगा। अब आप कहेंगे कि अकबर खुद राजा थे, तो फिर राजा मानसिंह राजा कैसे हो गए? तो ये उनके पीयर थे, अर्थात जो 9 रत्न थे उनको अलग अलग जगहों पर शासन भी देखना पड़ता था, और मंत्री की तरह से वहाँ जो उनका कोर्ट था उसमें भी बैठना पड़ता था। तो ये जो 9 रत्न थे ये अकबर के पीयर्स थे, और अगर अकबर देश की रक्षा के लिए बात करते तो उन 9 लोगों को एक गोल टेबल पर सबको एक साथ बिठा करके स्वयं भी बैठते और डिस्कस करते, तो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहलाती। स्टूडेंट्स, ये व्यवस्था इंग्लैंड में थी, इसलिए हमारे यहाँ इन शब्दों का चलन नहीं है। तो जो नाइट हैं, अब राजा मानसिंह क्या हैं कि वो सेना भी देखते थे। तो नाइट्स यहाँ पर जो ये नाइट बेडिवियर हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने सोचा होगा कि जब कोई एक सिपाही है, उस सिपाही को राजा सर बेडिवियर कह रहे हैं और उसमें सर बेडिवियर कहा गया है, तो एक राजा के सामने एक सिपाही को सर कैसे कहा जा सकता है? क्या ये आपने कभी सोचा? जी, सर इसलिए कहा गया क्योंकि वो सामंत थे, वो इक्वल इन रैंक थे, वो रूलिंग करते थे दूसरे पार्ट्स की, और राजा के ये कई सारे नाइट्स थे जो कि लगभग 8 थे, जिनमें से बेडिवियर एक थे। और जब राजा पर उन पर किसी ने आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद स्टूडेंट्स सारे जो उनके नाइट्स थे वो समाप्त हो गए, और केवल बेडिवियर ही वहाँ पर जिंदा बचते हैं। और यहाँ तक कि राजा आर्थर घायल हो जाते हैं, और ये सर बेडिवियर राजा आर्थर को कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूँगा। और जब राजा आर्थर बेडिवियर को समझाते हुए कहते हैं, तो स्टूडेंट्स वही पोएम है। तो यहाँ पर नाइट का मतलब है द नाइट्स आर एन ऑर्डर इन द सर्विस ऑफ द किंग आर्थर टास्क्ड विद एंश्योरिंग द पीस ऑफ द किंगडम। स्टूडेंट, यहाँ पर जो वर्ड ये पीस है इसको आप सही कर लेंगे, ये टुकड़े वाला पीस नहीं है, ये पीस है PEACE। ठीक है, ये स्पेलिंग आप सही कर लेंगे PEACE। तो इसके बाद पीस ऑफ किंगडम, यानी यह है आपका किंगडम का शांति व्यवस्था देखने के लिए अपने सामंतों के साथ बैठना, और वो सामंत अपने आप में नाइट्स हैं। स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर आया कि आयाम्बिक पेंटामीटर।
स्टूडेंट्स, ये जो आयम्बिक पेंटामीटर है ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये पोएम जो लिखी गई है ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। आइए पहले ब्लैंक वर्स को समाप्त कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ब्लैंक वर्स होता है अनराइम्ड वर्स, अर्थात ऐसी कविता जिसमें कोई लय और तुकबंदी नहीं होती है। हर लाइन अलग अलग राइम पर समाप्त होती है। ठीक है, अब ये लंबा टॉपिक है आयम्बिक पेंटामीटर। आइए सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। आयम्बिक बना है आयम से, ठीक है, जैसे प्रारंभ से प्रारंभिक बनता है हिंदी में। आयाम आयम्बिक, इक लगते ही का मतलब होता है वाला। आयम मीन्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, तो आयम मीन्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, यानी कोई ऐसा शब्द जो कोई ऐसा जोड़ जो दो शब्दों से मिलकर बना हो। स्टूडेंट्स, ये दो अलग अलग टुकड़े भी हो सकते हैं। तो आयम मीन्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स और टू पार्ट्स, और बिग मीन्स वाला। जब हम कहते हैं आयम बिग तो इसका मतलब होता है कि दो शब्दों से संबंधित बनने वाला। पेंट, स्टूडेंट्स आपने सुना होगा पेंटा, ऑक्टा, हेक्सा, तो पेंट मीन्स 5। उसके बाद मीटर कहते हैं स्टूडेंट्स मेजर करने को। तो आयम्बिक पेंटामीटर, तो स्टूडेंट्स आपने हिंदी में अगर छंद रचना देखी हो, दोहा रचना देखी हो, तो उसमें लघु और गुरु गिने जाते हैं। एक दीर्घ मात्रा होती है, एक लघु होती है, तो बस यही कहानी यहाँ पर भी है। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर जो है इसको अब ध्यान से सुनिएगा। ये एक मैकेनिक फूट है ऑफ पोएट्री इन विच एन अंडरस्टैंड सिलेबल एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय आ स्ट्रेट सिलेबल और साउंड। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आपको एक बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जिस तरह से आप हिंदी में गुरु और लघु को समझते हैं, गुरु क्या होता है जहाँ पर हम ज़्यादा लंबा खींचते हैं उसे गुरु कहते हैं, और लघु वहाँ पर कहते हैं जहाँ पर छोटी मात्रा आती है और जल्दी वह आवाज़ समाप्त हो जाती है। तो इसी तरह से मैकेनिक फूट का मतलब है कि ये वो मैकेनिक टेक्निकल छंद रचना में यूज़ होने वाले मेजरमेंट्स हैं जिसके अंदर एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज़ फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। अनस्ट्रेस्ड का मतलब है स्टूडेंट जो पार्ट किसी वर्ड के अंदर जल्दी भूल जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो शब्द जल्दी भूल जाता है, और स्ट्रेस्ड का मतलब है गुरु जो कि देर तक भूलता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर साउंड्स की बात है, जैसा कि आपने देखा राइट, तो राय एकदम फिनिश हो गया, और जीएसटी जो हमने कैपिटल में लिखा है ये देर तक स्पष्टीकरण देकर समाप्त हुआ। राइट अक्रॉस, यानी अक्रॉस कहने में अक जल्दी फिनिश हो गया, अक्रॉस देर तक चला। फॉर लॉर्न, तो फॉर जल्दी फिनिश हो गया और लॉर्न अलग देर तक खिंचा। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका अनस्ट्रेस्ड और यह है स्ट्रेस्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक पेंटामीटर है, जो एक सेट है, स्टूडेंट्स आयाम्बिक का मतलब होगा कि ऐसा एक ग्रुप जो कि पहले बिगिनिंग में अनस्ट्रेस्ड लाए और लास्ट में स्ट्रेस्ड लाए, ये है। अब स्टूडेंट्स, जब हम कहते हैं कि आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है, तो देखिए पेंटा का मतलब है कि आयाम्स जो हैं 5 होने चाहिए, अर्थात ये 5 सेट्स हमें चाहिए हर लाइन में। यहाँ पर हमने आयाम को समझा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पेंट को समझा, और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने वो सारी चीज़ें समझी जो इसके आयाम्बिक पेंटामीटर के पार्ट्स थे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप समझेंगे कि अ लाइन ऑफ वर्ड्स विद 5 मेट्रिकल फीट, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर फुट लिखा था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या लिखा था? यहाँ पर हमने फुट लिखा था। तो फुट का मतलब है एक, तो हमने यहाँ लिखा राइट, तो एक हो गया, अक्रॉस ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। तो आपके जब आप पोएटिक लाइन लिखते हैं तो ये तो एक ही वर्ड के 2 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होता है कि आपके जो ये पार्ट्स हैं ये एक ही वर्ड के 2 अलग अलग टुकड़े नहीं, बल्कि ये पूरे पूरे वर्ड भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं। अ लाइन ऑफ वर्ड्स विद 5 मेट्रिकल फीट ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 शॉर्ट अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ लॉन्ग स्ट्रेस्ड सिलेबल। फॉर एग्जाम्पल,
शैल आई। स्टूडेंट्स ये जो ब्लू कलर की लाइन हमने लिखी है ये गैप दिखाने के लिए लिखी है, यानी हमें अनस्ट्रेस लेवल प्लस स्ट्रेस लेवल इस तरह से 5 सेट बनाने हैं जिससे पेंटा बन जाए। पेंटामीटर मतलब 5 बार हमें अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड 5 बार लिखने हैं। 1 2 3 4 5। तो यह शैल आए, समझ रहे हैं ना साउंड आप? शैल जल्दी बोला, शैल आए कम फेयर दी टू असम मर्ज डे। आइए देखते हैं ये क्या बना। शैल आई कंपेयर दी टू अ सम मर्ज डे। तो यहाँ पर है, अगर हम अपने एक जो आम हमारा बोलने का तरीका है उसके माध्यम से हम देखें तो हम देखते हैं शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो ये जो हमने इस तरह से चांद टाइप बनाया है स्टूडेंट्स ये लघु है, और जो हमने ये सीधा खींचा है स्टूडेंट्स ये अगर हम हिंदी रचना के अनुसार देखें तो ये गुरु है। शैल आए, तो हमने यहाँ शैल जल्दी बोला, आए देर तक बोला, फिर कम फेयर, कम जल्दी बोला, फेयर देर तक बोला, तो ये दूसरा सेट हो गया। दी टू, तो अब यहाँ पर ये तो एक ही वर्ड के 2 सिलेबल्स 2 टुकड़े थे, लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। दी टू, उसके बाद फिर आपने कहा असम मर्ज डे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम समर को एक साथ बोलते हैं, जबकि आ के साथ सम जुड़ेगा और मर्ज के साथ डे जुड़ेगा। तो इस तरह से आप इंग्लिश को अच्छे से बोलना भी सीखेंगे। शैल आई कंपेयर दी टू असम मर्ज डे, असम मर्ज डे। तो स्टूडेंट्स ये आया कि कैसे कहाँ पर स्ट्रेस देना है और कहाँ पर आपको स्ट्रेस नहीं देना है। और ये जो पोएम आपकी लिखी गई है ये आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। अभी समय मिलेगा तो ये प्रैक्टिकल हम पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर की लाइंस पर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये डिटेल्ड एनालिसिस और ये डिटेल्ड जो हमने स्टडी किया लिटरेरी टर्म्स की, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको ये समझ में आती है, ये स्पेशल एफर्ट्स आप लोगों के लिए अगर आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ हमें इनकरेज करने के लिए प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को भी। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड कमेंट टू अस। अगर आपको कोई और भी लेक्चर चाहिए तो हमें आप उसका टाइटल लिख दीजिए, हम उस पर लेक्चर बनाकर आपके लिए अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।